नीट के समस्त विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन माली पर। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, घटिका ज्ञान और माहेश्वर सूत्र, इन दोनों में से आपकी एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको हम व्याख्या के साथ में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। और अपनी आप प्रैक्टिस करना चाहें, टेस्ट देना चाहें तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेस्ट भी दे सकते हैं, उससे अंदाज़ा लग सकता है आपको कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं घटिका दर्शन से संबंधित प्रश्न कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं और माहेश्वर सूत्रों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। जितने भी संभावित प्रश्न हैं सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये कोई भी जो टेस्ट देना चाहते हैं वो अपना नाम, ज़िला और इसके बारे में अपने सुझाव साझा करके आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है हमारा। रीट की तैयारी करने वाले सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, माहेश्वर सूत्राणाम अपरम नाम किम? माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? ठीक है, एकदम साधारण सा सवाल है। माहेश्वर सूत्र जो भगवान महेश के डमरू से निकले हैं, भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, भगवान नटराज के डमरू से निकले हैं, उनका नाम माहेश्वर सूत्र है। उनको किन किन नामों से जानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 शिव सूत्र जालम। क्या ये नाम अपर नाम है इसका? शिव सूत्र जाल भी कहते हैं माहेश्वर सूत्रों को। बिल्कुल सही बात है, कहते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। ठीक है, भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण इनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र जाल कहते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र कहते हैं या नहीं कहते हैं इनका अपर नाम, दूसरा नाम? बिल्कुल कहते हैं, यानी माहेश्वर सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से प्रत्याहारों का निर्माण भी होता है, इसीलिए इनको हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ये भी सही है। इसके बाद में है अक्षर वेदम। एक ऑप्शन में है अक्षर वेदम। क्या ये अपर नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा, आप जब माहेश्वर सूत्र का आप टॉपिक पढ़ोगे, आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। माहेश्वर सूत्रों में हमने आपसे कहा कि इसको हम माहेश्वर सूत्रों को अन्य नामों से, कौन कौन से नामों से जानते हैं, जिसमें हमने आपको बताया प्रत्याहार सूत्र इनको कहते हैं, शिव सूत्र जालम इनको कहते हैं, और एक इनको हमने कहा अक्षर समामनाय। यहाँ पर एक अक्षर समामनाय जो हमने शब्द बताया था, उसमें समामनाय का अर्थ यहाँ हमने वेद से बताया। वेद होता है समझना या ज्ञान से अर्थ होता है, इसीलिए इनको अक्षर वेद ऐसा भी कह देते हैं। ठीक है, या फिर इनको हम वर्ण वेद भी कह देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सारे के सारे जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ये सभी के सभी आपके अपर नाम हैं, यानी ये सारे अपर नाम हुए। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा सर्वाणी। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है किसी को भी। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाणी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? सर्वाणी आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इससे संबंधित कैसा भी प्रश्न किसी रूप में बनता है तो आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हो जाता है हमारा पहला सवाल। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है सवाल, 6 नंबर है, लेकिन है दूसरा सवाल। ये सवाल पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रेषु कति सूत्राणि अच संबंधिताः सन्ति? बहुत ही सुंदर सवाल है कि माहेश्वर सूत्र जो हमारे 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों में कितने सूत्र अचों से संबंधित हैं? अच का मतलब आप जानते ही हैं, स्वर होते हैं। अच का मतलब स्वर होते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अंदर स्वरों की बात करें तो टोटल 9 आपके स्वर मिलते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि आपके माहेश्वर सूत्रों के अंदर कितने सूत्र हैं जो आपके स्वरों के विषय में बताते हैं, अचों के विषय में बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1 षड यानी 6, 2 में चत्वारी, पंच यानी 5, 10 यानी 10। यानी क्या 6 सूत्र हैं या 4 सूत्र हैं या 5 सूत्र हैं या 10 सूत्र हैं? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चत्वारी, यानी कि 4 सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र हैं। स्टार्टिंग वाले
जो कि हमें अचों के विषय में बताते हैं। आप चाहे बोल करके देख सकते हैं, अ ई ऊणे, रील रिके, ए ओंगे, ऐ औचे, यानी ऐ औचे। तो ऐ औच यहाँ तक जो आपके सूत्र हैं, ये 4 सूत्र हैं और ये चारों के चारों सूत्र आपके स्वरों के विषय में बताते हैं, स्वरों से संबंधित हैं। इसके अलावा बचे हुए जितने भी आपके सूत्र हैं, यानी कि 10 बचेंगे, वो सभी के सभी व्यंजनों से संबंधित हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाता है 4। ठीक है, इसमें क्लियर हो जाता है। हम आपको हर प्रश्न के अंदर व्याख्या के द्वारा उसमें जो भी विशेष रहेगा वो सारा कुछ बताते रहेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका उत्तर आपने देख लिया होगा, चत्वारी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य डैश डैश आपके दिया हुआ है संज्ञा भवति। मतलब सीधा सा पूछ रहा है कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम जो वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होती है। जैसे हम एक सूत्र लिखते हैं अ ई ऊणे, जैसे अ ई ऊणे। अब इस सूत्र के अंदर जो अंतिम वर्ण है वो ये आपका ण है, अ ई ऊण है। इसके अलावा जैसे रील रिक एक सूत्र लिखा हमने, तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वो आपका के है। समझ गए बात को। सूत्र आपका ये आपको हमने 2 सूत्र बताए हैं और प्रश्न ये कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, यानी उसकी क्या होती है, कौन सी संज्ञा होती है। तो ऑप्शन में आपके है टी संज्ञा, णित संज्ञा, इत संज्ञा, ईत संज्ञा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फटाफट बता दीजिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन, इस पेपर को टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, वहां आप जाकर के आसानी से टेस्ट दे सकते हैं, तैयारी का आकलन कर सकते हैं। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इत। ठीक है, इत। तो आपको बता दें हम कि जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं उनमें जो अंतिम वर्ण है उन सब की इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा का जो प्रयोजन है वो लोप करना होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तो आपको बताना होगा लोप, यानी कि लोप करणम इत संज्ञायाः प्रयोजनम भवति। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आप समझ गए कि जो अंतिम वर्ण होगा वो सब आपका इत संज्ञक होता है और इत संज्ञा का प्रयोजन लोप करना होता है। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न आपके बताए हमने। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्राणाम मुख्योद्देश्यम किम। माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिंपल सा सवाल है। इत संज्ञा, प्रत्याहार निर्माण, वर्ण ज्ञान, एक ऑप्शन है अक्षर ज्ञान। तो राइट आंसर कौन सा होगा बता दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर एकदम। तो हो जाएगा आपका प्रत्याहार निर्माण, यानी कि माहेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य प्रत्याहार निर्माण करना है, यानी प्रत्याहारों को बनाना। अब प्रत्याहार कैसे बनाते हैं आपको पूरा डिटेल में समझना है तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि हमने आपको उसमें उदाहरण से एक अच प्रत्याहार के बारे में बताया है, यण के बारे में बताया है, एक प्रत्याहार के बारे में बताया, कई सारे प्रत्याहार हमने बताए कंप्लीट, और कितने प्रत्याहार होते हैं उसके बारे में भी आपको बताया है। तो कुल मिलाकर के माहेश्वर सूत्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रत्याहार निर्माण करना। अब प्रत्याहार का मतलब आप जानते ही होंगे, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कथन करना, संक्षिप्त में कथन करना। ठीक है, अब पाणिनि जी ने जैसे कि माहेश्वर सूत्रों को लिख दिया, अब माहेश्वर सूत्रों से छोटे छोटे सूत्र बनाए हैं और प्रत्याहारों का निर्माण किया है। प्रत्याहार जो हैं आपके जितने भी सूत्र बने हैं उन सभी सूत्रों में समाहित हैं। ठीक है, और वहाँ आगे जाके हमें हर प्रकार के कामों में ये हमारी सहायता करते हैं प्रत्याहार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंटरेस्टिंग वाला प्रश्न है आपका। सवाल है आपका, व्याकरणे प्रयोग दृष्ट्या कति प्रत्याहाराः मन्यन्ते। व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से कितने प्रत्याहार माने गए हैं, यानी कितने प्रत्याहार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बता दीजिए। 42 ऑप्शन में है,
44 ऑप्शन में है, 41 ऑप्शन में है, 63, 64 ऑप्शन में है। तो बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए बच्चों। देखिए देखिए क्या होगा, बताइए बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 44, एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पेपर में प्रश्न आता है कि व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं और ऑप्शन में आपके 44 भी दे रखा है और 42 भी दे रखा है, यदि ऐसी कंडीशन आपकी होती है तो ऐसी स्थिति में आपको 44 राइट आंसर करना होगा। ठीक है, 44 राइट आंसर करना है। यदि 44 ऑप्शन में नहीं है तो आपको निसंकोच आपको क्या करना होगा, 42 ऑप्शन में राइट करना होगा, यानी कि 42 आपका ऑप्शन हो जाएगा। यदि 42 नहीं दे रखा है तो 44 अपने आप हो ही जाएगा, और दोनों दे रखे हैं तब आपका तब भी 44 होगा। ऐसे करके प्रत्याहार कितने हैं ऐसा सवाल आता है तो आपको कहीं किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये बात आप यहाँ पर समझ गए तो ठीक है, क्लियर है सबके। प्रत्याहार 44 होते हैं, 42 किस स्थिति में होंगे ये भी समझ गए। ठीक है, जब आपके 44 ऑप्शन में नहीं होगा तब आपको 42 आंसर देना है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सवाल आपका अगला सवाल है। माहेश्वर सूत्रेषु कति वर्णा इत्संज्ञका भवन्ति। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन है अभी तक, और बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर भी दिया है, लेकिन जितने लोगों ने राइट दिया उससे ज़्यादा लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है। माहेश्वर सूत्रों में कति वर्णा इत्संज्ञका भवन्ति, यानी हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, उनमें कितने वर्ण हैं जो इत्संज्ञक हैं, ये हमारा प्रश्न है बच्चों। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है 10 वर्ण हैं, 9 हैं, 14 हैं या 15 हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा 15। अब अधिकतर ने 14 आंसर बताया है, इसका 14 मान रहे हैं, लेकिन अब आपको क्लियर कर देते हैं 14 नहीं होगा। देखिए आपको पता है कि माहेश्वर सूत्र 14 हैं, और प्रत्येक सूत्र के अंदर एक वर्ण जो लास्ट वाला है उसकी इत्संज्ञा होती है, तो 14 इत्संज्ञक वर्ण तो सीधे सीधे हो जाते हैं। फिर इसमें एक सूत्र आता है लण सूत्र। ठीक है, अब 6 नंबर पे जो लण सूत्र आपका आता है, इसके लिए विशेष आपको हमने बताया है कि लण के मध्य में जो ए है, ले के मध्य में जो ए है, उसकी भी इत्संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है। ऐसा क्यों किया गया, तो इसका प्रयोजन हमने बताया था वह वीडियो में, रे प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है बात। अब देख लीजिए आप, जो ले है आपका, इस ले के मध्य में जो ए छुपा हुआ है उसकी भी इत्संज्ञा हो जाती है। तो ऐसे करके आप समझ गए कि केवल एक स्वर है जहाँ इत्संज्ञा होगी, वो भी लण के मध्य में जो ले है, इस ले के अंदर जो ए छुपा हुआ है उसकी इत्संज्ञा होगी। और ऐसा क्यों होता है, तो रे प्रत्याहार बनाने के लिए ऐसा होता है। तो अब बता दीजिए आप, एक तो हो गया कि ल के अंदर जो ए है उसकी इत्संज्ञा होती है, और सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण की तो होती ही है। तो ऐसे करके 14 और 1 हो गया 15। तो ऐसे करके 14 + 1 बराबर 15 वर्ण हैं जिनकी इत्संज्ञा होती है। ये आपको आंसर देना होगा। आप इसमें समझ गए होंगे सारी बात। आशा करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रत्याहार विधायक सूत्रम किम, यानी कि जो प्रत्याहार विधायक सूत्र है वो कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है चूटू, अगला है आदिरंतयन संहिता, अगला है लशक व तद्धिते, और एक है हलंत्यम। ठीक है, अब देखिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर जो चूटू है और एक लशक व तद्धिते है, एक हलंत्यम है, ये तीनों के तीनों जो सूत्र हैं, ये सूत्र क्या है पता है आपको, ये तीनों के तीनों सूत्र आपके इत्संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, यानी इनसे हो जाती है इत्संज्ञाएं। इत्संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं उनमें इनका नाम आता है। डिटेल आपको हम बाद में बताएंगे, अभी हालांकि डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हलंत्यम से इत्संज्ञा होती है, लशक व तद्धिते से होती है, चूटू से होती है। ठीक है, तो ये तो आंसर में हो नहीं सकते, बचा हुआ आंसर ही होगा आपका, निश्चित मान लीजिए। तो आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता जो सूत्र है ये आपका सूत्र होता है प्रत्याहार विधायक सूत्र। ये कहता है कि आदि, आदि यानी प्रथम, आदिर अंतेन संहिता यानी आदि और अंतिम वर्ण जितने भी इत्संज्ञक वर्ण हैं वो, और अंत में इत्संज्ञक के साथ में जो वर्ण मिलते हैं वो प्रत्याहार होते हैं, ऐसे मान लिया।
जाता है। अर्थात इसमें ये मानते हैं कि आदि वर्ण जो है वहाँ से स्टार्ट करके और मध्य में जितने भी इत्संज्ञक वर्ण हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, और जो लास्ट में इत्संज्ञक है उसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे करके इसमें आपको प्रत्याहार कैसे बनाते हैं इसके विषय में बताया जाता है। इसीलिए इस सूत्र को प्रत्याहार विधायक सूत्र कहते हैं। क्लियर? तो याद रखना है, आदिरंतेन संहिता आपका जो सूत्र है ये प्रत्याहार विधायक सूत्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका व्यंजन संबंधितम प्रत्याहारम किम, यानी कि ऐसा प्रत्याहार कौन सा है जो व्यंजन से संबंधित है, व्यंजनों से संबंधित है, जिसमें व्यंजनों के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं प्रत्याहार। सबसे पहले शल प्रत्याहार आ रहा है, एक हल आ रहा है, एक वल आ रहा है, एक अल आ रहा है। देखिए शल प्रत्याहार तो होगा नहीं, क्योंकि शल प्रत्याहार जो है वो आपका ऊष्म वर्णों के बारे में बता रहा है, यानी कि ऊष्म वर्णों का बोध कराता है शल प्रत्याहार। तो किनका कराता है? ऊष्म वर्णों का। अब ऊष्म वर्ण हम पूछ नहीं रहे, ऊष्म वर्ण आप जानते ही हैं सब, ये आपके ऊष्म वर्ण हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण है, शय से है। अब आपसे हम कह रहे हैं कि शल प्रत्याहार है क्या व्यंजनों से संबंधित है, लेकिन सारे व्यंजनों से संबंधित नहीं है, तो ये राइट आंसर नहीं है। इसके अलावा हल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हल, यानी कि जो ऑप्शन में हल दे रखा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार आपका बनेगा हल प्रत्याहार। तो कौन सा बनेगा बच्चों? हल प्रत्याहार बनेगा आपका। वल प्रत्याहार नहीं बनेगा, अल प्रत्याहार भी नहीं बनेगा। ठीक है, प्रत्याहार तो बहुत सारे होते हैं, हम जानते ही हैं। तो अब यहाँ पर हमें बताना था व्यंजनों से संबंधित, तो राइट आंसर होगा हल, यानी कि हल हमारा व्यंजनों का ही नाम है एक। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए, माहेश्वर सूत्रानुसारम स्वर वर्णाः कति। एकदम बहुत ही सुंदर सवाल है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर वर्ण कितने हैं? एकदम सिंपल है। ऑप्शन में 13 दे रखा है, 11 दे रखा है, 9 दे रखा है, 10 दे रखा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9। कितना? 9, यानी कि आपके 9 स्वर होते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि स्टार्टिंग वाले जो 4 सूत्र हैं अ, ई, ओण, रील, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, इन्हीं की सहायता से हमें स्वरों का ज्ञान होता है। अर्थात ये 4 ही सूत्र हैं जो स्वरों से संबंधित हैं। तो इनमें हम वर्ण काउंट करेंगे तो 9 वर्ण आपके सामने आते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। यही आपके स्वर हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि प्रश्न आ रहा है आपका कि इनके अनुसार स्वर कितने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 उत्तर होगा आपका। कितना? 9। 13 उत्तर आपको नहीं देना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, अंतःस्थ वर्णेषु नास्ति, यानी कि इनमें से ये बताना है कि कौन सा वर्ण अंतःस्थ वर्णों में नहीं आता है। तो कोई खास नहीं है। अंतःस्थ वर्ण आप जानते हैं 4 होते हैं, ये, वे, रे और ले। इन चारों वर्णों का नाम अंतःस्थ वर्ण है। क्या है? अंतःस्थ वर्ण। अब आप ये देख लीजिए, आपका प्रश्न कह रहा है कि अंतःस्थ वर्णों में कौन सा वर्ण शामिल नहीं होता है। तो आप इनमें से मिला लीजिए, जो भी अलग है वही उत्तर हो जाएगा। ये होता है, ये रे होता है, वह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शय। कौन सा हो जाएगा? शय। यानी कि जो शय है ये आपका अंतःस्थ वर्णों में नहीं आता, तो फिर कहाँ पर आता है? तो ये आता है बच्चों ऊष्म वर्णों में। तो आपका जो शय आएगा ये ऊष्म वर्णों में आता है, मतलब इसकी जो काउंटिंग है वो ऊष्म वर्णों में की जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सवाल है। अधिकतर बच्चों ने इसको गलत किया, अधिकतर का गलत हुआ है सवाल। देखिए सवाल क्या है, संस्कृत व्याकरण से आधार है कम मन्यन्ते, यानी संस्कृत व्याकरण का आधार किसको माना जाता है, किसको मानते हैं, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है प्रत्याहारान, प्रत्याहारों को, माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्रों को, वैदिक संहिता, वैदिक संहिता को, और दर्शनम यानी दर्शन को। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, बताइए फटाफट बताइए, जल्दी बताइए कौन सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माहेश्वर सूत्राणी। आपको पता है कि इन माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से ही पाणिनि जी ने सभी प्रकार के जो सूत्र लिखे हैं उनको लिखा गया है।
यानी सूत्रों की रचना, सूत्रों को लिखने का काम इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से किया है। इसीलिए इनको हम कह सकते हैं माहेश्वर सूत्र जो हैं वो संस्कृत व्याकरण का आधार है, इसीलिए कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं। व्याकरणे माहेश्वर सूत्राणाम आदि प्रवर्तक है क है, यानी व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है प्रथम, यानी पहले जो हैं, सबसे पहले, प्रथम आदि। ठीक है, कौन माने जाते हैं? तो आप देखेंगे भगवान नटराज, ब्रह्मा, पाणिनि, वाल्मीकि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भगवान नटराज, क्योंकि आपको पता है माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से हुई है, ढक्का से हुई है। एक आपने श्लोक पढ़ा होगा, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उन्होंने 9 और 5 बार डमरू बजाया। इस प्रकार से 14 सूत्र उसमें से निकले, 14 ध्वनियाँ निकली, आवाज़ें निकली, वही आपके सूत्र कहलाए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, आदि प्रवर्तक हो जाएगा भगवान नटराज। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही रोचक है। प्रत्याहार शब्दस्य कोऽर्थः। दिखने में सिंपल लग रहा है। सामीप्यम अर्थ होता है क्या? सन्निकर्ष है, संक्षिप्त कथनम, व्यापकः। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त कथनम। हमने कहा कि जब प्रत्याहार हम बनाते हैं तो प्रत्याहार बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य या सबसे बड़ा जो अहम कार्य है या उसका एक प्रयोजन हम कह सकते हैं वो है संक्षिप्त करना, किसी भी कार्य को लघु करना, संक्षिप्त में बनाना। जैसे हमने आपसे कहा कि अच प्रत्याहार बनाना है, तो अब देखिए अच का मतलब स्वर होता है। यदि हमारे पास प्रत्याहार नहीं होता तो हम अचों का नाम लिखते, तो सबका नाम लिखते, फिर हम उसमें अ ई उ री री ए ओ ऐ औ इतने सारे नाम हम लिखते वहाँ पर। लेकिन जब हमारे सामने प्रत्याहारों का निर्माण हो चुका था, आविष्कार हो चुका था, तो हम इन सब को नहीं बोल रहे, केवल शॉर्ट नाम ले दिया। अच कहने से सारे वर्ण आ गए। हल कह दिया हमने, हल, तो हल कहने से सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो अब देख लीजिए इसका अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त कथनम। क्या अर्थ होगा बच्चों? संक्षिप्त कथनम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, ये समय ज्ञान से संबंधित है। आपका एक शब्द है, देखिए लिखा हुआ है होरा। होरा इत्यस्य कोऽर्थ है। होरा का क्या अर्थ है? एक शब्द है होरा। ठीक है, होरा का क्या अर्थ है बताना है आपको। ऑप्शन में दे रखा है चना, मिनट, घंटा, नक्षत्र। बताइए राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, हाँ, होरा यानी घंटा होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? घंटा। समझ गए? बहुत सारे बच्चों ने इसको भी गलत बताया है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। होरा का मतलब घंटा होता है। ठीक है, सामान्य सा शब्द है होरा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, बजे से इत्यस्य कृते शुद्धम किम। यानी बजे से, हमने कहा कि इतने बजे से, 5 बजे से, 4 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से पढ़ रहा है, इतने बजे से खा रहा है, इतने बजे से जा रहा है। तो ऐसा जब हमारे सामने लिखा रहता है तो इसके लिए हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो हमने पूछा है यहाँ पर। तो बताइए, वादनात् यानी हो सकता है क्या? वादनतः हो सकता है क्या? वादनाय हो सकता है क्या? वादन ही हो सकता है क्या? तो कौन सा राइट होगा बताइए फटाफट। तो ये राइट हो जाएगा आपका वादनतः। वादनतः। आपको हम बता दें कि जब भी ऐसा आए से वाला, ये इतने बजे से, इतने बजे से, ऐसे से जहाँ पर आ जाता है तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यानी कि उसमें हम तह जोड़ देते हैं, ऐसे तह। ठीक है, तो ये अर्थ आपका निकलने लग जाएगा से। जैसे हमने कहा वादन तह वजह से, ऐसा अर्थ निकलने लग जाएगा। समझ गए?
तो ये आपको समझ में आना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा है। इत संज्ञायाः मुख्य प्रयोजनम किम। इत संज्ञा का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। हमने कहा कि माहेश्वर सूत्र जितने भी हैं उनमें जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा तो होती ही है। तो हमने कहा कि भाई इत संज्ञा का प्रयोजन क्या होता है, क्यों करते हैं इत संज्ञा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए बच्चों राइट आंसर क्या होगा। तो इत संज्ञा का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या होगा, बताइए। लोप करणम, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि लोप करना इसका मुख्य प्रयोजन माना जाता है। कौन सा माना जाता है बच्चों, लोप करना। माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो हम इत संज्ञा करते हैं तो उसका फिर लोप करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इत संज्ञा का मुख्य प्रयोजन लोप करना ही है। क्या है, लोप करना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा लोप करणम। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कति सूत्राणि व्यंजन संबंधिताः सन्ति। यानी कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्र हैं जो व्यंजनों से संबंधित हैं। तो हमने आपको कहा कि 4 सूत्र तो स्वरों से संबंधित हैं और बचे कुछ सारे सूत्र आपके व्यंजनों से संबंधित हैं। तो कितने बच गए आप जानते ही हैं, 14 में से 4 चले गए तो 10 बचते हैं। तो 10 सूत्र जो हैं आपके ये व्यंजनों से जुड़े हुए हैं, व्यंजनों से संबंधित हैं। अब 10 कहाँ लिख रहा है, वही राइट आंसर है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, मिनट इत्यस्य कृते कः शब्द है। यानी मिनट के लिए कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई 5:10 हो गई, 8:13 हो गई। ऐसे जो हम मिनट कहते हैं उसको संस्कृत में कौन से शब्द से हम व्यवहार करते हैं, कौन सा शब्द है जो संस्कृत में बोला जाता है। तो बताइए, निमेष है क्या, कला है क्या, या ए और बे दोनों हैं, या होरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमेष भी होता है और कला भी होता है। यानी कि निमेष का मतलब भी मिनट होता है और फिर कला कहो तो कला का मतलब भी मिनट होता है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, दोनों ही एकदम सही हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बे सही। ठीक है, ये आपके मिनट के लिए हैं दोनों शब्द। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, अब 4 बजे हैं, संस्कृते लिखत है। अब इसको संस्कृत में लिखना है। लिखा हुआ है अब 4 बजे हैं, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है, अधुना चतुर्वादनम अस्ति, अद्य चतुर्वादने अस्ति, अद्य चतुर्वादनम अस्ति, और अधुना चतस्रवादनम अस्ति। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गलत है। तो एक तो ये गलत है एकदम, अधुना चतस्रवादनम अस्ति, चतस्र बनता नहीं है क्योंकि चतस्र तो नपुंसक स्त्रीलिंग में बनता है। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग का मामला है ही नहीं यहाँ पर। अब देखो एक ऑप्शन है आपका, अद्य चतुर्वादनम अस्ति। हाँ 4 बजे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अद्य का मतलब तो आज होता है, आज होता है, यानी आज 4 बजे हैं ऐसा अर्थ निकल रहा है इसका। तो ये भी आपका नहीं होगा, जैसा पूछा जा रहा है वो नहीं है। पूछा जा रहा है कि अब 4 बजे हैं, तो अब के लिए तो अधुना बोलते हैं और बजे के लिए वादनम बोलते हैं। ठीक है, वादनम बोला जाता है। तो फिर ऐसे करके कौन सा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका बच्चों, सीधा सीधा हम बता देते हैं, अधुना चतुर्वादनम अस्ति। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके सामने लिखा आता है बजे हैं, ऐसा आता है बजे हैं, 5 बजे हैं, अब 7 बजे हैं, अब 8 बजे हैं, अब 9 बजे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वादनम जोड़ना है। सीधा सिंपल समझ लो, अच्छे से वादनम जोड़ देना है बस। जैसे मान लो अब 5 बजे हैं तो अधुना पंचवादनम, ऐसे आपको बताना है बस, अधुना पंचवादनम। ठीक है, अधुना षड्वादनम, अधुना सप्तवादनम, अधुना अष्टवादनम, अधुना नववादनम, कितने भी वाक्य बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 5:30 इत्यस्य कृते उचित पदम किम। यानी कि आपका यहाँ लिखा हुआ है 5:30, जो आप घड़ी में समय देखते हो 5:30 का। ठीक है, अब इसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे ये हमारा प्रश्न है बच्चों, यानी संस्कृत में कैसे लिखेंगे यही हमारा सवाल है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले लिख रहा है पंचवादने, कितना लिख रहा है, पंचवादने।
फिर लिख रहा है सार्ध पंचवादने, फिर लिख रहा है सपाद पंचवादने, फिर लिख रहा है विंशति अधिक पंचवादनम। एक एक को समझ लेते हैं, अपने आप ही आंसर समझ में आ जाएगा। पंचवादने का मतलब होता है 5 बजे, ठीक है, कितना होता है 5 बजे, तो ये आपका राइट आंसर होगा क्या? नहीं होगा। अगला है सार्ध पंचवादने, तो सार्ध पंचवादने का मतलब क्या होता है? देखिए, तो सार्ध पंचवादने का मतलब होता है 5:30, और आपको पूछा जा रहा है यही, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। मतलब 5:30 जो लिख रहा है यही आपका राइट आंसर होगा, जिसको हम कह रहे हैं सार्ध पंचवादने, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है सपाद पंचवादने, सपाद यानी सवा होता है और पंच यानी 5 होता है, तो राइट आंसर इसमें ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ निकल कर आता है 5:15, जबकि हमारे सामने तो 5:30 लिखा हुआ है, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक लास्ट में लिख रहा है विंशति अधिक पंचवादनम, यानी 20 मिनट अधिक हो गए 5 बज करके, यानी कि 5:20 यदि होता तो आपका राइट होता आंसर ये लास्ट वाला, लेकिन अब ये गलत आंसर है। तो राइट आंसर आपका एक ही होगा, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है सार्ध पंचवादने, ठीक है, ऐसे करके राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। ये 7:30 जो लिख रहा है ये 7:30 नहीं है, एक्चुअली ये 7:15 ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो आपको यहाँ पर 7:30 की जगह 7:15 समझना है, ये समझना है आपको, ठीक है। तो ये आप समझना है कि 7:15 इत्यस्य कृते किम रूपम समीचीनम, इसके लिए बताना है आपको, इसको नहीं देखना है, ठीक है, ऐसे बताना है। आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को आपको मानना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसके लिए आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम एक एक को चेक कर लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। सबसे पहले लिख रहा है पंचदशाधिक सप्तवादनम, तो 5:10 का मतलब 15 होता है, ठीक है, 15 मिनट अधिक हो गए 7 बज करके, यानी 7:15 अधिक हो गए, ये मतलब है पहली लाइन का। दूसरी लिख रही है आपकी पंचदशोत्तर सप्तवादनम, 5:10 का मतलब भी 15 और उत्तर यानी अधिक, तो इसमें भी 15 मिनट अधिक हो गई 7 बजकर, यही एक बात हुई। अगला है इसमें सपाद सप्तवादनम, सपाद यानी भी सवा होता है, तो इसका अर्थ हो गया 7:15, कितना हो गया 7:15। अब देखो 7:15 अर्थ हुआ, यहाँ भी 7:15 अर्थ निकल के आ रहा है, यहाँ भी 7:15 अर्थ निकल के आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाणी। क्या हो जाएगा? सर्वाणी। ऐसे करके आपको ये समझ लेना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ 7:30 लिख दिया था हमने, जो कि लिखना हमें 7:15 चाहिए था, तो हमने यहाँ इसको करेक्शन करके बता दिया आपको। ऐसे करके आपको यहाँ करना है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, देखिए, सार्ध लिखा है, सार्ध खालिस्तान अहम विद्यालयम गच्छामि। अब ये यहाँ पर आपको बताना है कि इस खाली जगह में क्या आपको लिखना होगा, इस ऑप्शन में से छांट करके बताना है। सबसे पहले 10 वादनम लिख रहा है, 10 वादने, 10 वादनानी, 10 वादनहि, तो क्या होगा बताइए, जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए, फटाफट सोच करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर होगा 10 वादने, ठीक है। अर्थ इसका ये हो जाएगा कि 10:30 बजे विद्यालय जाता हूँ, तो 10:30 बजे जाता हूँ। जब भी ऐसा आए कि इतने बजे जाता हूँ, इतने बजे खाता हूँ, इतने बजे आता हूँ, तो उसके लिए वादने का प्रयोग करना है, ये आपको समझ लेना है। जैसे मैं 8 बजे जगता हूँ, तो अहम 8 वादने उत्तिष्ठामि, ऐसा लिखना होगा, ठीक है। तो वादने का प्रयोग करना है हमें वहाँ पर, ये समझ लेना है आपको। तो क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा वादने, यानी कि 10 वादने, 10:30 वादने अहम विद्यालयम गच्छामि। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, पौने इत्यस्य कृते किम पदम, यानी जो पौने हैं उसके लिए कौन सा पद इसमें से सही है। अब पौने कितना होता है आप जानते ही हैं, जैसे हमने कहा कि भाई 6:45 बज गए, तो 6:45 होगी, तभी तो हम पौने कहेंगे उसको, 6:45। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो पौने को दिखाता है। सपाद यानी तो सवा होता है, गलत। सार्ध यानी 7:30 होता है, गलत। पादोन यानी पौने होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या आंसर हो जाएगा? पादोन हो जाएगा, यानी पादोन का मतलब हो जाता है पौने, ठीक है। उत्तर तो अलग होता है, ये वैसे ही गलत है, तो राइट आंसर पादोन हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है उचित पदम किम, यानी कि आपको बताना है
कि ऑप्शन में से उचित पद कौन सा नहीं है, ऐसे आपको बताना है। तो छांटते हम, एक एक को देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले लिख रहा है सार्ध पंचवादनम। सार्ध का मतलब होता है साढ़े, पंच यानी 5, तो अर्थ हो जाएगा 5:30। तो ये भी राइट आंसर है, यानी राइट लिखा हुआ है। अगला है ऑप्शन में पादोन नववादनम। पादोन यानी पौना होता है, नव यानी 9 होता है, यानी 9:15। करेक्ट है, ये भी 9:15 ही लिख रहा है। ये 8:45 का मतलब 9:15 होता है। इसके बाद में आगे देखते हैं सपाद एकादशवादनम। सपाद यानी सवा होता है, सवा का मतलब 15 मिनट, और एकादश का मतलब 11, तो 11:15 बज रहे हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब तो ये तीनों सही हो गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसीलिए सर्वाणी उत्तर हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। एक एक को हम बता रहे हैं, उत्तर को हम स्पष्ट करके बता रहे हैं। आपको इससे और भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे, आपके बहुत सारे सवाल आपको इसमें समझने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल देखिए। अगला और लास्ट सवाल है आपका बिल्कुल, अनुचित पदम किम, यानी ये अनुचित पद बताना है आपको। जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें अनुचित पद कौन सा है जो मेल नहीं खा रहा है, वो आपको छांटना है। जैसे सबसे पहले लिख रहा है 7:30। अब 7:30 को संस्कृत में लिखा हुआ है सार्ध सप्तवादनम, जो कि एकदम सही है। ठीक है, सार्ध यानी साढ़े होते हैं, और सप्तवादनम का मतलब 7:30 हो गया। ऐसे लिख रहा है यहाँ पर 8:10। क्या लिख रहा है? 8:10। अब आपको बताना है कि इसमें जो लिख रहा है वो सही है कि गलत है। तो यहाँ लिख रहा है 10 कलोत्तर अष्टवादनम। 10 कलोत्तर का मतलब होता है 10 मिनट अधिक 8 वादनम, यानी 8:10 हो गई, ये भी सही है। तो फिर आगे देखिए, आगे लिख रहा है 5:45। इसको हम कहेंगे 5:45, कहेंगे कि नहीं? तो यहाँ देखिए पादोन यानी पौने होता है, षडवादनम यानी 6 बजे, यानी 5:45 बजे हैं। कितने? 5:45। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो फिर आपको तो गलत बताना है, जो गलत है वो छांटना है, अनुचित छांटना है। तो 3 राइट हो गए, तो एक जो बच गया वो अपने आप ही अनुचित हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए लिखा है 8:45, इसको हम कहेंगे 8:45। इसमें लिख रहा है आपका सपाद। सपाद यानी तो सवा होता है, अष्टवादनम, यानी कि सपाद अष्टवादनम का मतलब तो 8:15 होता है। यदि यहाँ पर ऐसा लिखा होता तब तो जाके ऐसा लिखा होता, तब जाके यहाँ करेक्ट होता, जबकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यही आंसर गलत है। मतलब ये आपका ये लिखा हुआ है जो गलत है, और हमें यही छांटना था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, जो सपाद अष्टवादनम लिख रखा है यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे करके हमने इसमें आपको बताए घटिका दर्शन से संबंधित और माहेश्वर सूत्रों से संबंधित आपको इसमें जो भी एग्जाम के हिसाब से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में आपको व्याख्या शैली के माध्यम से एक एक प्रश्न को बताया। उसके जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों को एक एक को समझाया अच्छे से, क्योंकि एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बन जाते हैं जब आपको एक एक ऑप्शन को समझाया जाता है व्याख्या के माध्यम से। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आपके लिए कैसा लग रहा है, क्या इससे आपको वाकई फ़ायदा मिल रहा है? कमेंट करके हमें ज़रूर अपने विचार साझा करें। दोस्तों आगे अगले टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।